अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इको 402 का फ़ाइनल टर्म का करेंगे, पेपर पैटर्न जो है वो देखेंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ओके, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस गिवन है फर्स्ट पेज पे, तो सब बच्चे रीड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड इन अ कम्पिटिटिव मार्केट अ मोनोपोलिस्ट विच चार्ज अ प्राइस एंड सेल अ क्वांटिटी। ऑप्शन 4 हमारे पास गिवन है, हायर लार्जर, लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो हायर एंड स्मॉलर है। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि कम्पिटिटिव मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के मुकाबले में एक मोनोपोलिस्ट किस तरह की कीमत वसूल करेगा और कितनी क्वांटिटी फ़रोख्त करेगा। सवाल क्या आपसे पूछ रहा है कि अगर मार्केट में सिर्फ एक ही मोनोपोलिस्ट सेलर हो तो वो कम्पिटिटिव मार्केट के मुकाबले में प्राइस ज़्यादा रखेगा या कम रखेगा, और जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बेचेगा या कम बेचेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है हायर एंड स्मॉलर। ये आंसर क्यों करेक्ट है, इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो मोनोपोलजी है, सिर्फ एक मोनोपोलजी जो है वो प्राइस की कीमत ज़्यादा रखता है ताकि मुनाफा जो है वो ज़्यादा कमा सके, और क्वांटिटी कम फ़रोख्त करता है क्योंकि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी बेचेगा तो कीमत कम करनी पड़ेगी जिससे उसका मुनाफा कम हो सकता है। तो पहले एमसीक्यूज़ का आंसर है हमारे पास हायर एंड स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्किट्स इज गिवन एज TC इज इक्वल टू 200 + 5Q। व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, 200, 5Q, 5 + 200Q। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 5। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक इजाफी जो यूनिट है तैयार की जाए तो उस पर कितनी इजाफी लागत आती है। मार्जिनल कॉस्ट को उसने क्या कहा है, इजाफी लागत किसको कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं। जो 200 क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड है वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एसिड है, और 5Q हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। इसलिए जब भी एक यूनिट बढ़ाएंगे तो हर जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है वो 5% इंक्रीज़ होगी। तो इसका आंसर क्या है, 5 है। नेक्स्ट हमारे पास है, मार्जिनल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू। ऑप्शन ए मार्जिनल रिवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन बी मार्जिनल रिवेन्यू प्लस मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट माइनस मार्जिनल रिवेन्यू, ऑप्शन डी मार्जिनल रिवेन्यू टाइम्स मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें करेक्ट जो हमारे पास आंसर है वो आंसर ए है, मार्जिनल रिवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी वुड रिजल्ट इन, ऑप्शन ए अपवर्ड शिफ्ट्स ऑफ MC एंड रिडक्शंस इन आउटपुट, ऑप्शन बी है हमारे पास अपवर्ड शिफ्ट ऑफ MC एंड इंक्रीज इन आउटपुट, ऑप्शन सी है हमारे पास डाउनवर्ड शिफ्ट्स ऑफ MC एंड रिडक्शंस इन आउटपुट, ऑप्शन डी डाउनवर्ड शिफ्ट्स ऑफ MC एंड इंक्रीज इन आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर है डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ MC एंड इंक्रीज इन आउटपुट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा था कि जब नई और बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए तो क्या सामान बनाने की जो MC है वो बढ़ती है या कम होती है, और जो आउटपुट है वो ज़्यादा होती है या कम होती है। MC कम होती है और आउटपुट ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर डी है, डाउनवर्ड शिफ्ट्स ऑफ MC एंड इंक्रीज इन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव स्लोप ऑफ विच कर्व, ऑप्शन ए ईच फर्म्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन बी ईच फर्म शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ऑप्शन सी ईच फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ऑप्शन डी द इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास द इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा था कि कर्व को ये नाम जो इंक्रीज कॉस्ट इंडस्ट्री है पॉजिटिव स्लोप की वजह से दिया जाता है। तो सवाल में उसने आपसे क्या पूछा, जो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में कौन सी कर्व ऊपर की तरफ जाती है और जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री का ये नाम रखा गया था। तो वो क्या है, द इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है। जब कोई इंडस्ट्री में इंक्रीज़ होती है, कॉस्ट इंडस्ट्री बढ़ती है, तो आउटपुट जो होती है वो अपने जो पैदावार है और रिसोर्सेज है उसके वो महंगे हो जाते हैं, और जो उस पैदावार की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से लॉन्ग रन सप्लाई का ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप होती है, तो इसलिए इस इंडस्ट्री को इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री कहा जाता था।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एज अ मैनेजर ऑफ अ फीम यू कैलकुलेट द मार्जिनल रिवेन्यू इज़ $152 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज़ $200. यू शुड, ऑप्शन ए है हमारे पास एक्सपेंड आउटपुट, ऑप्शन बी डू नथिंग विदाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी है रिड्यूस आउटपुट अंटिल मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है रिड्यूस आउटपुट अंटिल मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, टू द इलास्टिक अफीम्स डिमांड कर्व द ग्रेटर इट्स लेस मोनोपोली पावर लेस आउटपुट मोर मोनोपोली पावर मोर कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लेस मोनोपोली पावर। जितनी ज़्यादा किसी फिल्म की डिमांड कर्व इलास्टिसिटी होगी तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लेस होगी। और मोनोपोली पावर, इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या है, अगर कंपनी कीमत बढ़ाए तो बहुत से जो ग्राहक है उसे छोड़ देंगे, इसलिए कंपनी अपनी मर्ज़ी से कीमत नहीं बढ़ा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास मोनोपोली पावर जो है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यूज़ ब्लॉक प्राइसिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेल्स। ब्लॉक प्राइसिंग किसकी एग्जांपल है वो, तो इसमें हमें 4 गिवन है, फर्स्ट डिग्री प्राइस, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, या ब्लॉक प्राइसिंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इस क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है कि जब कंपनी मुख्तलिफ क्वांटिटी पर मुख्तलिफ कीमत वसूल करती हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कौन सी किस्म यूज़ होगी, तो कौन सी होगी, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मैक्सिमम प्राइस डेट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर ईच यूनिट बाउट इज़ द डैश प्राइस, मार्केट, रिजर्वेशन, कंज्यूमर सरप्लस या एक्शन। इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है कि एक सारिफ जो है किसी चीज़ की एक यूनिट खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत देने पर तैयार होता है और उस कीमत को क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रिजर्वेशन। इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है, व्हेन अ कंपनी इंट्रोड्यूसेस न्यू ऑडियो प्रोडक्ट्स इट ऑफन इनिशियली सेट्स द प्राइस हाई एंड अबाउट अ ईयर लेटर इट लोवर्स द प्राइस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टू पार्ट्स टैरिफ, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इंटरमोरपल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इंटर टेम्पोरल था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट की कीमत टाइम के साथ तब्दील करती है, इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं, तो इस तरीक़ेकार को इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज़ इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स इज़। ऑप्शन ए है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन बी ऑयली गोपली परफेक्ट कंपटीशन, ये फोर्थ मिसिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास, इन द लॉन्ग रन द मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फर्म्स अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन ए ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता क्या है, उसमें यह है कि जब नई फिल्म्स आसानी से मार्केट में इंटर होती हैं तो जब उनको नुकसान होने पर वो मार्केट से इजीली एग्जिट भी हो सकती हैं। जब किसी फिल्म को ज़्यादा मुनाफा होता है तो नई फिल्म भी मार्केट में आ जाती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, जो उसके ग्राहक हैं वो तकसीम हो जाते हैं, तो मुनाफा कम होते हैं तो ज़ीरो इकॉनमिक प्रॉफिट तक पहुँच जाता है, इसलिए इसका ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। नेक्स्ट हमारे पास है, indifference curves are convex to the origin because of। इसका करेक्ट ऑप्शन है द exemption of a diminishing marginal rate of substitution। एक सारिफ है एक चीज़ की मज़ीद मकदार हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ की कितनी मकदार छोड़ने को तैयार हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का ये मतलब है। नेक्स्ट उसने डायमेंशिंग यूज़ किया है। डायमेंशिंग का मतलब क्या है, एमआरआर डायमेंशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब जैसे जैसे सारिफ के पास एक चीज़ ज़्यादा होती जाती है तो वो दूसरी चीज़ की कम से कम मकदार कुर्बान करने पर तैयार होता है, तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स बनती है, तो इसका आंसर क्या है, द एग्जम्पशन ऑफ अ डायमेंशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इनकम अलोंग अ प्राइस कंजप्शन कर्व। इंक्रीज इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी इंक्रीज इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज इज कॉन्स्टेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है इनकम इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है, आ सप्लाई कर्व रिवील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है, आ सप्लाई कर्व रिवील्स। इसका करेक्ट आंसर है द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल एट ईच पॉसिबल मार्केट प्राइस।
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज़ रेफर्ड टू एज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इज़ अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन अ परफेक्टली कम्पिटेटिव लेबर मार्केट अ फर्म हायर्स लेबर until the marginal revenue products of labor equal the wage rate, true और false। तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू निक डिमांड कर्व मॉडल ओलिगोपोलिस्ट मैच प्राइस कट्स एंड प्राइस इंक्रीज, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द शूट डाउन पॉइंट फॉर द फर्म इज़ वेयर प्राइस इक्वल्स एवरेज कॉस्ट, ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ईच सेलर हैज़ अ वेरी स्मॉल शेयर ऑफ द मार्केट इन द परफेक्ट कंपटीशन। इसका आंसर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू, ये एमसीक्यूज में भी आया था क्वेश्चन टोटल रिवेन्यू का, तो उसमें भी मैंने बताया था टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट है इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ज़ीरो। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी कंट्रीज यूज़ एंड डैश टू कीप द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अबव वर्ल्ड लेवल्स। तो इसमें क्या है, मैनी कंट्रीज यूज टैरिफ्स एंड कोर्ट्स टू कीप द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अबव वर्ल्ड लेवल्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन विदाउट अ मार्केट फेलियर क्रिएट्स डैश डेड वेट लॉस। इसमें क्या आएगा, डेड वेट लॉस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शॉर्ट how oligopoly is different from perfect competition, monopoly and monopolistically competitive market। तो इसका आंसर होगा differ because it has a few large firms that are interdependent and each firm decisions affects the other। ये इसलिए मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसमें चंद बड़ी कंपनियां होती हैं और हर कंपनी के फैसले दूसरी कंपनी को मुतासिर करता है, यानी सब एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट है, ये आपके हैंडआउट्स में गिवन होंगे, तो ये क्वेश्चंस आप वहाँ से हैंडआउट से इनके आंसर्स ढूंढ के इनकी प्रिपरेशन कर लें। लास्ट में हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइंड डिमांड कर्व, ब्रीफली एक्सप्लेन नॉन प्राइस डिटर्मिनिंग वेरिएबल्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है इफ द मार्केट प्राइस इज अबव एंड बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल हाउ विल मार्केट एडजस्ट टू रीच द इक्विलिब्रियम। तो इनके क्वेश्चंस भी हैंडआउट्स में गिवन होंगे, वहाँ से आप हैंडआउट से भी तैयारी करें, वहाँ से भी इनके आंसर्स निकालें और इनकी प्रिपरेशन करें। ये जस्ट सैम्पल पेपर है, ज़रूरी नहीं है कि इसी में से क्वेश्चंस आएँ, मतलब ये एक सैम्पल के तौर पे आपको बताया गया है कि ये क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ऐसे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रिपरेशन करें और हैंडआउट से भी प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।